वाई मॉडलिंग, हम मॉडल को क्यों यूज़ करते हैं? फर्स्ट रीज़न इज़ विजुअलाइजेशन। मॉडल हमें क्या प्रोवाइड करती है? विजुअलाइजेशन। देखिए सॉफ्टवेयर के साथ बेसिक प्रॉब्लम क्या है? वन ऑफ द एसेंशियल प्रॉब्लम ऑफ सॉफ्टवेयर सिस्टम इज दैट इट इज़ इनविजिबल। ठीक है, ये इनविजिबल स्टेट में है। ठीक है, और इस इनविजिबिलिटी की वजह से हमारे पास बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं इन अंडरस्टैंडिंग द सॉफ्टवेयर सिस्टम एंड स्पेसिफाइंग द सॉफ्टवेयर सिस्टम एंड डेवलपिंग एंड डिज़ाइनिंग द सॉफ्टवेयर सिस्टम। तो उसको हमने मिनिमाइज करना है, इस प्रॉब्लम को ओवरकम करना है। तो उसके लिए हम सॉफ्टवेयर को, अगर हमारे पास वो किसी विजुअलाइज फॉर्म में आ गया, विजिबल फॉर्म में, तो हमारे ये जो मसले मसाइल इनविजिबिलिटी के वो ओवरकम हो सकते हैं। तो एक एडवांटेज तो हमें ये देता है कि मॉडल्स चूँकि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है, तो वो हमें एक तरह का सॉफ्टवेयर की विजुअलाइजेशन को प्रोवाइड करता है। देन वी कैन एनालाइज द प्रॉब्लम डोमेन। मॉडल क्या करता है? हमें सिंप्लीफाई करता है रियलिटी को। ठीक है ना, देखें जिस तरह हमने देखे कंस्ट्रक्शन मॉडल में, नेचुरल सिस्टम मॉडल्स में बड़े बड़े सिस्टम्स होते हैं और हम किस तरह उन मॉडल्स के थ्रू उनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो सॉफ्टवेयर में भी ऐसा होता है, कोई कितना भी सिस्टम कितना बड़ा क्यों ना हो, कॉम्प्लेक्स क्यों ना हो, मॉडल्स के थ्रू वो सिंप्लीफाई हो जाता है। देन मॉडल्स के थ्रू हम रिक्वायरमेंट्स को भी कैप्चर कर सकते हैं। ठीक है, वैसे रिक्वायरमेंट्स गैदर करना क्लाइंट से इट्स ए चैलेंजिंग टास्क, और इसकी वजह से ही बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। तो या तो हम डिफरेंट टेक्निक यूज़ करते हैं जिस तरह प्रोटोटाइपिंग वगैरह, उसके थ्रू हम रिक्वायरमेंट कैप्चर कर सकते हैं, और या क्या हम मॉडल्स लिंक टेक्निक को यूज़ कर सकते हैं टू कैप्चर द रिक्वायरमेंट्स और विजुअलाइज द सिस्टम इट्स इन एंटायरिटी। और पूरे के पूरे सिस्टम को हम मॉडल्स के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन बात सिर्फ ये है कि वो कोई एक मॉडल नहीं होगा। वी हैव अ सेट ऑफ मॉडल टू रिप्रेजेंट ए सिस्टम इन इट्स एंटायरिटी, एंड देन वी स्पेसिफाई द स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर ऑफ द सिस्टम। हम दोनों तरह की ये डिफरेंट एस्पेक्ट्स से हम सिस्टम को मॉडल कर सकते हैं। उसका स्टैटिक स्ट्रक्चर भी मॉडल कर सकते हैं, उसका बिहेवियर भी हम मॉडल कर सकते हैं। देन मॉडल हमें आल्सो हेल्प आउट करता है इन डिज़ाइनिंग द सोल्यूशन। ठीक है, सो सिर्फ ये कि एनालिसिस में हेल्प आउट करता है, बल्कि हम सोल्यूशन को भी मॉडल कर सकते हैं। सो मॉडल इज़ वेरी डायनेमिक इन दिस सेंस। Then with the help of the model we experiment to explore multiple solution। हम मल्टीपल मॉडल चूँकि बना सकते हैं, तो हमारे पास एक तरह से हम मल्टीपल सोल्यूशंस बना सकते हैं। ठीक है, और उसके बनाने में बहुत कम टाइम लेता है, बहुत कम कास्ट आती है। ठीक है, तो हम एक्चुअल सिस्टम मल्टीपल टाइम्स नहीं बना सकते, लेकिन उस सिस्टम का मॉडल हम मल्टीपल टाइम्स बना सकते हैं। देन टाइम का एक इशू हमारे पास होता है कि कम से कम टाइम लगे, तो हम मॉडल्स के थ्रू रिड्यूस कर सकते हैं टाइम टू मार्केट, और क्योंकि हमारी अंडरस्टैंडिंग में कम टाइम लगेगा, हमें मल्टीपल सोल्यूशन ड्रा करने में इजी होगी, रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग में ये सारे काम हम थोड़ा इजीली कर लेंगे। तो कम टाइम में हम बेसिकली कर लेंगे ये काम, तो रिड्यूस टाइम टू मार्केट भी हम कर सकते हैं। And then we can decrease the development cost similarly directly or indirectly। ये भी हमें एडवांटेज होता है कि डेवलपमेंट कॉस्ट रिड्यूस होती है, और वी कैन मैनेज द रिस्क ऑफ द मिस्टेक्स। ठीक है, क्योंकि मॉडल एक ऐसी चीज़ है, और कुछ मॉडल ऐसे हो सकते हैं जो आपके क्लाइंट को भी इवन अंडरस्टैंडेबल हों। तो अगर उनमें कोई किसी मॉडल पे कहीं किसी जगह पे मसला है, तो आपका क्लाइंट भी आपको फीडबैक उस पर दे सकता है, और अगर कोई रिस्क उसमें इन्वॉल्व हो तो हम वो मैनेज कर सकते हैं उस रिस्क को। एंड another advantage is rather a big advantage is furnish abstraction to manage company। मॉडल हमें क्या प्रोवाइड करता है? एब्स्ट्रैक्शन। और एब्स्ट्रैक्शन का जनरल आइडिया तो आप जानते हैं वो क्या है, कि वो इररिलेवेंट डिटेल्स को हाइड करने का नाम एब्स्ट्रैक्शन है, और स्पेसिफिक फीचर स्पेसिफिक डिटेल पे फोकस करना ये एब्स्ट्रैक्शन कहलाता है। तो मॉडल की डिफिनीशन में ही हमारे पास रिडक्शन फीचर है। वो रिडक्शन फीचर ही बेसिकली एब्स्ट्रैक्शन को सपोर्ट करता है, कि हम किसी सिस्टम के रेलेवेंट एस्पेक्ट्स को मॉडल करें, उसको हाईलाइट करें, और जो इररिलेवेंट है हमारे किसी स्पेसिफिक कंटेक्स्ट में उसको इग्नोर करें। फॉर एग्जांपल जब हम बिहेवियर मॉडलिंग करते हैं,
तो उस वक्त हम स्टैटिक स्ट्रक्चर्स की डिटेल्स को इग्नोर कर हाइड कर लेंगे, तो वहाँ पे ये एब्स्ट्रैक्शन अप्लाई करेंगे। और इस तरह जब हम स्टैटिक स्ट्रक्चर्स की मॉडलिंग करेंगे तो बिहेवियर को इग्नोर कर लेंगे, हाइड कर लेंगे इस तरह। या फंक्शनल मॉडलिंग करेंगे, ठीक है, फंक्शंस को मॉडल करेंगे तो वहाँ पे डिप्लॉयमेंट्स की डिटेल्स वगैरह हाइड कर लेंगे एंड सो ऑन। तो जिस तरह प्रोसेस ऑफ पिकिंग अप आउट कॉमन फीचर्स ऑफ ऑब्जेक्ट एंड प्रोसीजर। एब्स्ट्रैक्ट क्लास होती है स्टूडेंट। अब स्टूडेंट क्लास अगर हम बनाते हैं तो देखिए स्टूडेंट इज़ ए ह्यूमन बीइंग, लेकिन जब हम स्टूडेंट क्लास बनाते हैं तो हम ह्यूमन बीइंग की बहुत सारी डिटेल्स को क्या कर लेते हैं जी, उनको एब्स्ट्रैक्ट अवे कर लेते हैं, उनको इग्नोर करते हैं। सिर्फ वो फीचर्स हम लेते हैं ह्यूमन बीइंग की जो स्टूडेंट से रिलेटेड हो, नॉट ऑल फीचर्स ऑफ द ह्यूमन बीइंग। So we basically use graphical models here. मॉडल्स हमारे पास टेक्सचुअल फॉर्म में भी हो सकती हैं, लेकिन हम जिन मॉडल्स की बात कर रहे हैं वो बेसिकली ग्राफिकल मॉडल्स हैं। और ग्राफिकल मॉडल्स के कुछ बिल्ट इन एडवांटेजेस हैं कि ग्राफिक्स रिवील्स डेटा 1 बिट में इज इक्वल टू 1 मेगा वर्ड, ठीक है। ये सिचुएशन होती है, पिक्चर वर्ड्स है 1012 वर्ड्स वाली बात होती है। और हम मॉडल्स के थ्रू, इन ग्राफिकल मॉडल्स के थ्रू बेसिकली इनफॉर्मल से फॉर्मल डिस्क्रिप्शन और सेमी फॉर्मल डिस्क्रिप्शन की तरफ जा रहे होते हैं। सो मॉडल इज ऑफन प्रेजेंटेड एज ए कॉम्बिनेशन ऑफ ड्राइंग्स एंड टेक्स्ट, ठीक है। मॉडल किस फॉर्म में होता है? इन फॉर्म ऑफ ड्राइंग एंड टेक्स्ट फॉर्म में होता है। टेक्स्ट में भी नेचुरल लैंग्वेज और इन मॉडलिंग लैंग्वेज। मॉडल्स के साथ, वो जो ग्राफ्स के साथ जो टेक्स्ट होता है उसके के लिए भी हमारे पास दो ऑप्शंस हैं कि हम उसको नेचुरल लैंग्वेज में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या स्पेसिफिक लैंग्वेज होती हैं कुछ, जिस तरह OCL है, ऑब्जेक्ट कंस्ट्रेंट लैंग्वेज। एक सेमी फॉर्मल लैंग्वेज है जिसमें हम कोई कंस्ट्रेंट्स, कोई रिस्ट्रिक्शन मॉडल पे होगी उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक। तो दोनों फॉर्म में हम जो टेक्स्ट होता है मॉडल के साथ उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, नेचुरल लैंग्वेज में भी और मॉडलिंग लैंग्वेज में। सो वाई डू मॉडल ग्राफिकल मॉडल हमें क्या एडवांटेज देते हैं? आप इस एग्जांपल को देखें कि यह सेंटेंस पढ़े। 3 experienced engineers work for 3 months to find a subtle system defects that were causing persistent customer problems. At the time they found this defect, the same code was being inspected by a different team of 5 engineers. As an experiment, this team was not told about the defect. Within 2 hours, this team found not only this defect but also 71 others. Once found, the original defect was trivial to fix. सो ये एक पैराग्राफ है जो कि नेचुरल लैंग्वेज में लिखा गया है। इस पैराग्राफ में देखें, अगर आप इसको पढ़ें तो अगर मैं आप लोगों को कहूँ को इसको इंटरप्रेट करें तो आई विल गेट सम डिफरेंट इंटरप्रिटेशन। फॉर एग्जांपल हसीब, आप बताएं इस पैराग्राफ का क्या मतलब है? जी
जी, और कोई बताएगा? वालेकुम सलाम। ये एहसान। ठीक है। ठीक है। ओके, वेरी गुड। आपने एक तो देखें, हाँ जी, इसका यही मतलब है कि 3 इंजीनियर ने पहले काम किया 3 मंथ्स के लिए और उन्होंने डिफेक्ट को फाइंड आउट किया। दूसरी एक टीम थी, उसने 5 मेंबर्स की थी और उन्होंने जस्ट 2 आवर्स में, वो 3 मंथ्स की जगह जस्ट 2 आवर, ये तो इसका हमें इसके समरी है। लेकिन आपने देखा सीप की इंटरप्रिटेशन कुछ और थी, हसान की इंटरप्रिटेशन कुछ और थी, कोई तीसरा बंदा करेगा तो उसकी इंटरप्रिटेशन कुछ और हो जाएगी। तो ये जो डिफरेंट इंटरप्रिटेशन है, ये बेसिकली किस वजह से होती है कि ये नेचुरल लैंग्वेज में लिखा हुआ है और नेचुरल लैंग्वेज की एक प्रॉपर्टी है कि वो एम्बिगुअस होती है। ठीक है। एम्बिगुअस का मतलब होता है कि उससे मल्टीपल मीनिंग निकल सकती हैं। नेचुरल लैंग्वेज से किसी स्टेटमेंट से हमारा इन जनरल लाइफ पे एक्सपीरियंस होता है, कोई बात करता है हम उसको कुछ समझ लेते हैं। ठीक है, बड़ी नाराज़गी हम भी उस वजह से हो जाती है कि नहीं मैं तो ये समझा था, दूसरा कहता है नहीं मेरे कहने का ये मतलब था। तो ये क्या हो जाता है कि एम्बिगुइटी होती है कि नेचुरल लैंग्वेज से में हम कई मल्टीपल मीनिंग निकाल सकते हैं। एक तो ये, दूसरी बात ये है कि इवन ये जो वर्ड्स होते हैं लाइक इंस्पेक्टेड या वर्क, ये जो अंडरलाइन वर्ड्स हैं, ये भी देखें, ये कोई क्लियर तो नहीं है कि काम किया और किस किस्म का काम किया। ठीक है, 3 मंथ्स उन्होंने रिव्यू किया, उन्होंने टेस्टिंग की, उन्होंने वेरिफिकेशन की, व्हाट काइंड ऑफ वर्क। और सिमिलरली इंस्पेक्टेड, इंस्पेक्टेड किस किस्म की इंस्पेक्शन की, दिस इज नॉट क्लियर। तो ये नेचुरल लैंग्वेज का मसला है। ये तो एक बड़ा पैराग्राफ था, बड़ा स्टेटमेंट, कुछ लाइंस की स्टेटमेंट थी। नाउ दिस दिस इज ए सिंगल लाइन स्टेटमेंट। ठीक है, और जिसकी इतनी मल्टीपल इंटरप्रिटेशन नहीं होंगी, सारे इसको एक तरह से इंटरप्रेट करेंगे कि डेवलप ए यूज़र फ्रेंडली सिस्टम फॉर आवर कंपनी, कि हमारी कंपनी के लिए क्या करें, एक यूज़र फ्रेंडली सिस्टम बनाएं। लेकिन इसमें भी हमारे पास मल्टीपल मल्टीपल इंटरप्रिटेशन है। वो क्या मल्टीपल इंटरप्रिटेशन है, कोई बताएगा? इस स्टेटमेंट में क्या एम्बिग्विटी है? जी, वेरी गुड। एक्चुअली इसमें ये जो टर्म है ना यूज़र फ्रेंडली का, ये इटसेल्फ एम्बिगुअस है। ठीक है ना, यूज़र फ्रेंडली के मल्टीपल मीनिंग हो सकते हैं। किसी की नज़र में यूज़र फ्रेंडली क्या चीज़ हो सकती है, किसी दूसरे की नज़र में किसी की नज़र में बहुत अच्छा इंटरफेस यूज़र फ्रेंडली होगा, कोई समझेगा कि इजी टू यूज़ हो तो वो उसके लिए यूज़र फ्रेंडली होगा। ठीक है, सो ये हमारे पास ये जो इटसेल्फ यूज़र फ्रेंडली का टर्म है, इसमें कोई कंसेंसस नहीं है। मल्टीपल लोगों की नज़र में ये मल्टीपल फॉर्म में हो सकता है। So statement is a single line statement, but still there is ambiguity, still there is problem. Client user friendly किसी और को समझ सकता है, डेवलपर यूजर फ्रेंडलीनेस किसी और चीज़ को समझ सकता है।
सो ये जो है दिस इज बिकॉज ऑफ द एम्बिगुअस नेचर ऑफ द नेचुरल लैंग्वेज, जिसकी वजह से मिस इंटरप्रिटेशन या मेनी इंटरप्रिटेशन किसी स्टेटमेंट की हो सकती है। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, हम नेचुरल लैंग्वेज पे रिलाई नहीं कर सकते, अगरचे हमारे लिए नेचुरल लैंग्वेज आसान है और उसमें चूँकि हमारी नेचुरल ज़बान है तो उसी में ही हम चाहें कि सारी स्पेसिफिकेशन और सारी डेवलपमेंट और आर्टिफैक्ट्स इसमें बने, लेकिन इसके साथ ये जो मेन मसला है एम्बिग्विटी का ये रहता है। सो इसको ओवरकम करने के लिए हम क्या करते हैं, हम ग्राफिकल मॉडल्स को यूज़ करते हैं, ठीक है। और ग्राफिकल मॉडल्स हमारे पास सिस्टम इस फॉर्म में होता है, ये जो लेफ्ट साइड पे है, और हम ऑब्जेक्टिव हमारा क्या होता है, विजन हमारा क्या है कि इसको राइट साइड वाली फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर दे। ओके, सो वी हैव देन प्रिंसिपल्स ऑफ मॉडलिंग। प्रिंसिपल ऑफ मॉडलिंग क्या है कि चूज योर मॉडल वेल। The choice of model profoundly impact the analysis of the problem and the design of the solution। हाँ जी, चूँकि अब आपने मॉडल की बेस पे अपनी फर्दर डेवलपमेंट करनी है, एनालिसिस, डिज़ाइन, इम्प्लीमेंटेशन करनी है, तो आपका मॉडल बहुत केयरफुली सेलेक्ट होना चाहिए और केयरफुली उसको आप डेवलप करेंगे। Second is every model may be expressed at different levels of precision. The same model can be scaled up or down to different granularities. तो एक मॉडल हो, एक मॉडल को भी हम डिफरेंट लेवल्स पे लेके जा सकते हैं। जिस तरह अभी हमने पिछली स्लाइड्स में देखा था कि हमारे पास हर्ड का मॉडल था, तो हर्ड एक सिस्टम है, उसके हमारे पास उस स्लाइड में 3 मॉडल्स थे। तो उनमें क्या डिफरेंस था, ग्रेनुलरिटीज़ का डिफरेंस था, लेवल्स ऑफ प्रिसियंस और लेवल्स ऑफ डिटेल्स का डिफरेंट था। सेम मॉडल विद डिफरेंट ग्रेनुलरिटीज़, तो एवरी मॉडल में बी एक्सप्रेस एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ प्रिसियन। मॉडल वर्जन 1 बन सकता है, वर्जन 2 मॉडल का बनाएंगे डिटेल हो जाएगा, वर्जन 3 बनाएंगे फर्दर डिटेल्स हो जाएगा। तो ये भी मॉडल्स का एक प्रिंसिपल है। थर्ड इज दैट मॉडल्स, बेस्ट मॉडल्स आर कनेक्टेड टू द रियलिटी। मैपिंग जो है मॉडल की और सिस्टम की वो बहुत टाइट हो, वो बहुत क्लोज हो। मॉडल को सिंप्लीफाई हमें करना चाहिए बट डोंट हाइड द इम्पॉर्टेंट डिटेल्स। सो मॉडलिंग का ये तो आपने एडवांटेज पढ़ा कि वो सिम्प्लिसिटी प्रोवाइड करता है, वो ईजनेस प्रोवाइड करता है, लेकिन इस ईजनेस का, इस सिम्प्लिसिटी का या इस एब्स्ट्रैक्शन का ये मतलब नहीं है कि हम क्या करें, वी हाइड द डिटेल। इंपॉर्टेंट डिटेल्स को हाइड नहीं करना, इतना एब्स्ट्रैक्शन इसको कहते हैं कि आप डिटेल्स को हाइड करें। एब्स्ट्रैक्शन तो इसको कहते हैं सिर्फ रेलेवेंट फीचर को आप हाईलाइट करें, इररेलेवेंट को आप इग्नोर करें, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट डिटेल्स को हमने इग्नोर नहीं करना, हाइड नहीं करना, वो सिंप्लीफाई ज़रूर करना है, लेकिन इस बात का ख्याल रखना है कि इंपॉर्टेंट चीज़ें ना। अब ये नहीं हो सकता कि आप कहें ये फंक्शनलिटी भी निकाल लें, ये फंक्शनलिटी भी निकाल लें, और सिस्टम को सिंप्लीफाई करने का मतलब आप ये लें कि इसमें से जो भी कोई कम्प्लिकेटेड फंक्शनलिटी हो आप कहें इसको निकाल लेते हैं। फोर्थ इज नो सिंगल मॉडल सफिक्स। Every non-trivial system has different dimension to the problem and its solution। हाँ जी, हमने कभी भी ये कोशिश भी नहीं करनी चाहिए हमें कि सिंगल मॉडल बनाएं, ठीक है। एक मॉडल हमने सिस्टम का नहीं बनाना। इसकी क्या रीज़न है, क्यों हम एक कहते हैं कि नहीं एक मॉडल सिस्टम का ना बनाएं, बल्कि मल्टीपल मॉडल्स हमें बनाने चाहिए। इस आपके ख्याल में हनान क्या ख्याल है कि आसान क्या ख्याल है, क्या वजह इसकी हो सकती है?
लेकिन लेट्स से अगर ऐसी कोई पॉसिबिलिटी हो भी, नहीं लेट्स से अगर ऐसी कोई पॉसिबिलिटी हो भी कि हम एक ही मॉडल में सब कुछ डाल सकें, तो फिर भी हम कहते हैं नहीं करना चाहिए। नहीं और कोई वजह? हाँ अरसलान, ये एक आपकी बात किसी हद तक वैलिड है। लेकिन हमारा प्रिंसिपल क्या है कि हमने एक मॉडल सिस्टम का नहीं बनाया, बेशक उस एक मॉडल में सिस्टम की सारी इंफॉर्मेशन हो, ठीक है, हमने करना ये है। जी हन्नान, हन्नान विक्टर, आपका क्या ख्याल है? ठीक है। हाँ जी, ये आंसर भी कुछ करीब करीब है। एक्चुअल में हम ऐसा क्यों नहीं एक मॉडल को सिस्टम के इक्विवेलेंट क्यों नहीं करना चाहते हैं, तो आप देखें तो इसका मतलब तो ये हुआ कि m इज इक्वल टू एस। अगर एक मॉडल में हम सिस्टम की सारी डिटेल्स डाल लें तो m इज इक्वल टू एस हो जाएगा ना, ठीक है, मॉडल सिस्टम के इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो जब मॉडल सिस्टम के इक्विवेलेंट हो गया तो फिर मॉडल बनाने की ज़रूरत ही क्या है? ठीक, मॉडल के तो कुछ एडवांटेज है, इसलिए हम इसको बनाते हैं। जब एक पूरा सिस्टम ही हमने एक मॉडल में, वो तो सिस्टम जितना कम्प्लेक्स हो गया, उसको तो हम फिर कैसे समझेंगे, कैसे डिकम्पोज करेंगे। तो इसलिए हम इस ऑप्शन पे जाते ही नहीं है कि हम कहें एक मॉडल बनाएं, रेदर हम एक सेट ऑफ मॉडल बनाएंगे M1 से लेकर Mn तक, जो कि इक्विवेलेंट होगा S के, और हर M जो होगा वो हमें कुछ ना कुछ सिस्टम के बारे में डिटेल्स बता रहा होगा। तो हम सिस्टम की डिकम्पोजिशन, सिस्टम को सब सिस्टम्स में डिवाइड करना, ये हमारा ये काम हम कर रहे होते हैं मॉडल्स के थ्रू। तो अगर एक ही मॉडल में हम सब करें तो वो तो सिस्टम है, फिर तो हमें कोई फ़ायदा नहीं है। सिस्टम भी हमारे पास उतना ही कॉम्प्लेक्स है, मॉडल भी हमने उतना ही कॉम्प्लेक्स बना लिया, हमें कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, और ये जो मॉडलिंग के जितने एडवांटेजेस हैं इसमें से कोई भी हमें अचीव नहीं होगा। ठीक है, तो ये रीज़न है मेन। ये है सिंगल, नो सिंगल मॉडल सफिक्स। ओके जी, तो फ्यूचर में ये चीज़ें UML वगैरह की आप लोगों ने शायद पढ़ी भी होंगी। यूज केस मॉडलिंग, क्लास, ऑब्जेक्ट, इसमें ये मॉडल बेस्ड वर्जन शायद आप लोगों ने नहीं पढ़ी। बाकी ये जो है यूज केस वाली बातें, ये आप लोगों ने पढ़ी हुई हैं पहले। हाँ जी, तो इस ठीक है, इसमें आपने ये मॉडल बेस्ड वर्जनिंग नहीं पढ़ी होगी, ये जो लास्ट टॉपिक है। अच्छा, तो चलिए फिर नेक्स्ट हम इस लाइंस पे काम करेंगे, ठीक है, मॉडल बेस्ड वर्जनिंग पे। तो बस ठीक है, अ, आज के लिए इतना ही। सही है।